मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी हाल में अपने एक फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और जो फैसला जो किया है वो ऐसा फैसला किया है जिससे सिविल लिबर्टी के पक्ष में खड़े हुए लोगों को बहुत आश्वस्ति मिली है। उन्हें लगा है कि ऐसा समय आ सकता है जब सिविल लिबर्टीज़ की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इस फंडामेंटल राइट्स में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के भी अधिकार शामिल है, हमारे बोलने का भी अधिकार शामिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं। उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। और सुप्रीम कोर्ट को तो निश्चित तौर से फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही जिसमें जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल है, प्रोटेक्टर और गारंटर कहा गया है। लेकिन इधर बहुत सारे ऐसे मुकदमे हुए हैं, खास करके यूएपीए को लेकर के, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर पुलिस चाहे या सत्ता चाहे तो किन्हीं को भी छोटे से मामले में भी यूएपीए के तहत बंद कर सकती है और उन्हें सालों साल तक जमानत नहीं मिलेगी। हाल में जो कुछ केसेस आपने पढ़ देखे होंगे, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली और 5 वर्षों का समय गुजर गया है। और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने यहाँ तक कहा कि आप अब अगले साल आइएगा, और उसका परिणाम ही निकला कि वो नीचे की अदालत में गए और कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1 साल बाद ही, तो 6 जनवरी 2027 को पूरा होगा, उसके बाद ही इस पर विचार हो सकता है। हालांकि एक अन्य मामले में, यूएपीए के एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इस बात को कहा कि 5 वर्षों के बाद तक किसी को बंद रखना सिविल लिबर्टीज़ का, पर्सनल लिबर्टी का जो संविधान में प्रदत्त है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21 में प्रदत्त है, उसका हनन नहीं किया जाना चाहिए और जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि उसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को हल करने के लिए 2 जजेस की बेंच ने जो 2 जजेस की बेंच के विरुद्ध बात कही है उचित नहीं है, इसलिए इस पर एक बड़ी बेंच बैठनी चाहिए और फैसला करना चाहिए। इस परिवेश में जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जो माधव जामदार हैं, जस्टिस माधव जामदार, उनका जो फैसला आया है वो फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके सिविल लिबर्टीज़ को मानने वाले हलकों में इसकी बड़ी प्रशंसा, इसका स्वागत हो रहा है। हम समझें कि मामला क्या है, उन्होंने क्या कहा है। बॉम्बे पुलिस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, सेक्शन 56-57 में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी क्षेत्र विशेष में रहने से लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर प्रभावित होता है तो उसको तड़ी पार किया जा सकता है, उसको जिला बदर किया जा सकता है, अंग्रेजी में एक्सटर्नमेंट कहते हैं, उसको एक्सटर्न किया जा सकता है। जो मामला जस्टिस जामदार के समक्ष आया था वो यह था कि कोई व्यक्ति जो एसडीपीआई नामक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, उसने सीए अमेंडमेंट जो हुआ था, जो सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, उसके खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। देश भर में आंदोलन हुए थे, बॉम्बे में भी आंदोलन हुए थे, और लेकिन उस आंदोलन के दौरान उसने सरकार विरोधी नारे लगाए थे। सरकार विरोधी नारे तो लोग लगाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लगाते हैं। हम लोग तो छात्र जीवन से देख रहे हैं कि सरकार विरोधी नारे लगते रहे हैं। इस मामले में भी उसने सरकार विरोधी नारे लगाए थे और उसने कहा था बीजेपी मुर्दाबाद, और उसने हमारे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर उनका मुर्दाबाद का नारा लगाया था। दुर्भाग्य रहा कि वहाँ की जो पुलिस है, क्योंकि वहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, तो पुलिस कमिश्नर को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। अन्य राज्यों में स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं जिनके तहत जिला बदर का निर्णय अल्टीमेटली या फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, सुनवाई के बाद करते हैं। जैसे बिहार में मैं जानता हूँ कि क्राइम कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, सीसीए हम कहते हैं उसको। मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ और धनबाद में मैंने कई लोगों को उसके तहत जिला बदर भी किया हुआ है। और 144 पहले एक धारा होती थी सीआरपीसी के तहत, उसके अंतर्गत भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि वो यहाँ पे न रहे या किसी इलाके में यह काम न करे, उसका शब्द यह है कि वह कोई चीज़ काम न करे, उसके लिए उसको आदेशित किया जा सकता है।
तो उसके तहत भी हमने शिबू सोरेन को और एक बहुत बड़े स्थानीय नेता वहाँ के हुआ करते थे, उनको मैंने कह दिया था, आदेश दे दिया था, लिखित आदेश दिया था मेरे सब डिविजनल ऑफिसर के माध्यम से कि आप धनबाद की सीमा छोड़ दीजिए और आप 1 महीने तक नहीं आएंगे, क्योंकि कई तरह के पब्लिक ऑर्डर की समस्या पैदा हो रही थी। तो हम लोगों ने किया हुआ है सब। लेकिन इस प्रस्तुत मामले में जब ये सरकार विरोधी नारे लगाए गए तो नारों को आधार बनाकर यह आदेश दिया गया कि इनको जिला बदर 1 साल के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके उस क्षेत्र विशेष में रहने से लोक व्यवस्था को खतरा है। अब वो हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार विरोधी नारे लगाना किस तरीके से लोक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। जो फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है, वो अधिकार हमें देता है, असेंबल करने का अधिकार देता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, उसमें नारे भी लगेंगे। तो नारे लगाने के आधार पर किसी का तड़ी पार कर दिया जाए, ये तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये पुलिस मैनुअल की जो धाराएं उन्होंने कोट की हैं पुलिस कमिश्नर ने, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार विरोधी नारे लगाएंगे तो उनको तड़ी पार कर दिया जाएगा। ये तो पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा कि जो नागरिक हैं वे नागरिक सरकार के गुलाम हैं और वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। कोर्ट ने दरअसल यह ओरल ऑब्जर्वेशन भी किया कि नागरिक सरकार के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जहाँ कहीं डेमोक्रेसी की बात होती है, ये बात होती है कि जो गवर्न करने वाला, जो शासन करने वाला है, वो गवर्न्ड यानी जो प्रजा है उसके इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वोट देने वाला वोटर कतई अपने जनप्रतिनिधियों को जो सरकार बनाते हैं या अधिकार नहीं दे सकता कि यदि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ कुछ शब्द बोले, कुछ बोले, हाँ डिफेमेशन करेगा तो डिफेमेशन का सूट फाइल होगा, लेकिन वो बोले तो इतना बड़ा अपराध हो जाए उसको जिला बदल कर दो। कोर्ट ने ये बात कही और कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अधिकारीगण किस प्रकार से काम करते हैं, और यहाँ तक कह दिया कि आप सरकार के नौकर नहीं हो, तुमको संविधान के अनुसार काम करना है, कानून के अनुसार काम करना है, सत्ता जो कहेगी वही नहीं करोगे। और ये भी बोल दिया कि जो आदमी एसडीपीआई नामक पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर ये वर्तमान की रूलिंग पार्टी में चला जाएगा तो वहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, धुल जाएगा। उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की डेमोक्रेसी में कैसे चीजें हो रही हैं। इस तरह की बातें कहना भी मैं समझता हूं कि इस बात का द्योतक है कि हमारी न्यायपालिका में ऐसे जजेस मौजूद हैं अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि मौजूद हैं जो सिविल लिबर्टीज के मामले को अलग नजरिए से देखते हैं, और वे अलग नजरिए से देखने के बाद उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। हालांकि मेरा मानना है प्रशासन में रहने के कारण, यदि जज साहब को ऐसा लगा था कि यह जो तड़ी पार का आदेश दिया गया था, जिला बदर का आदेश दिया गया था, यह इलीगल आदेश था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उनको पुलिस कमिश्नर को, बम्बई पुलिस कमिश्नर को बुला करके और क्लास लगानी चाहिए थी, डांटना चाहिए था, क्योंकि वह व्यक्ति तो हाई कोर्ट पहुंच गया। संभव है ऐसे बहुत सारे मामले हों, क्योंकि आंदोलनों को दबाने की नीति पर अगर प्रशासन चलता है तो प्रशासन तो बिना सत्ता के कहे नहीं चलता है। इस देश के बहुत सारे प्रदेशों में इलीगल तरीके से बुलडोजर राज चल रहा है, नीति चल रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के बारे में बाकायदा आदेश देकर के, निर्देश देकर के और तरीके बताए हैं कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन उसका पालन तो हो नहीं रहा। जिन प्रदेशों में यह नीति नहीं चल रही थी वहाँ पर भी प्रारंभ हो गई। हमारे बिहार में ये बात सुनने में आ रही है कि वहाँ भी इनकाउंटर शुरू कर दिया गया उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर की तरह बुलडोजर को भेज करके और लोगों के घर ढहाए जाने लगे। अभी एक भरत तिवारी नाम का नौजवान, उसका इनकाउंटर हो गया, और जबकि वो कहा जाता है कि
वो तो एक सामाजिक वर्कर था और उसे चिंता थी और उसे तकलीफ़ थी कि जो प्रशासन है वो जनता की तकलीफ़ों को सुन नहीं रहा है। उसके हाथ में रिवॉल्वर ज़रूर था, लेकिन वो रिवॉल्वर उसने फायर नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस ने उसको मार दिया। उसकी जाँच बैठी है, न्यायिक जाँच बैठी है। लेकिन कई सारे प्रदेशों में तो जाँच जो बैठती भी है, वो न्यायिक नहीं होती है और अनैतिक होती है और वो लिपापोती की कोशिश होती है। क्रिमिनल्स को मार देने, क्रिमिनल या किसी को क्रिमिनल्स कह के मार देना, ये तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जो जूरिस्प्रूडेंस हमारा है वो ऐसा नहीं कहता। हाँ, अगर मुठभेड़ ऐसी हो जहाँ पे मजबूरी हो गोली चलाना, तो वहाँ पे समझ में आ सकता है, क्योंकि पुलिस के हाथ में अगर बंदूक है और कोई उसके ऊपर गोली चला रहा है तो चुप तो बैठेगी नहीं। लेकिन बुलडोजर की नीति, इनकाउंटर की नीति, तड़ीपार की नीति, राज्य की नीति हो जाए और राजनीतिक आधार पर इसको प्रयोग में लाया जाए, यह तो निश्चित तौर से संविधान के विरोध में है, निश्चित तौर से सिविल लिबर्टीज़ के विरोध में है और मैं तो कहूँगा कि सिविलाइज्ड समाज के विरोध में है। संविधान का मकसद है एक सिविलाइज्ड समाज को बनाना, सरकार का मकसद है एक सिविलाइज्ड समाज को बनाना। लेकिन अगर सरकार ही अनसिविलाइज्ड ढंग से काम करने लगे, सरकार कोई सिविलाइजेशन की परवाह नहीं हो, सरकार कोई नियम कानून की परवाह नहीं हो, उसके प्रशासन में जो लोग हैं जो कहा जाए उसको अमल में लाना शुरू कर दें बिना सोचे कि ये कानून के तहत सम्मत है कि नहीं सम्मत है, ये तो उचित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश माधव जमादार साहब को चाहिए था कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना करने वाले लोगों को तो बुलाया ही जाता है, इस मामले में भी कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस कमिश्नर को या डिप्टी पुलिस कमिश्नर को बुलाना चाहिए था और उसकी क्लास लेनी चाहिए थी, तब जाकर के उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। अभी तो इम्पैक्ट यही हुआ कि उस पर्टिकुलर मामले में वो व्यक्ति का जो तड़ीपार हुआ था वो ख़त्म हो गया और वो मुक्त हो गया उससे। लेकिन समाज में व्यापक असर तभी पड़ता जब वे कहते कि अगर ऐसा केस भविष्य में आया तो फिर हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अभी वाले मामले में भी कुछ कार्रवाई कर देते। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो लोग सिविल लिबर्टीज़ को चाहते हैं कि इस देश में बना रहे, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, निश्चित तौर से बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जमादार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप भी यदि उस फैसले के बारे में जानकारी रखेंगे तो आप भी स्वागत करेंगे। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।